Assalamu alaikum दोस्तों, मैं मोहम्मद फवाद मिर्जा, CEO and founder at Sabasab. Today the topic we are going to discuss is getting admission into BS at ITU with Mohammad Numan Saab. Mohammad Numan Saab has done BS Electrical Engineering from ITU. बाकी जो है उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड, उन्होंने ITU में दाखिला कैसे लिया और फर्दर इम्पोर्टेंट क्यूरीज उन्हीं के साथ डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रियली थैंक्स मोहम्मद नुमान साहब कि आपको अपना कीमती वक्त निकाल के थोड़ा सा बताइएगा कि बिफोर कमिंग टू ITU आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या था। बहुत शुक्रिया आपके इंट्रोडक्शन का। मैं व्यूअर्स को अपना तारुफ दे दूँ कि मेरा नाम मोहम्मद नुमान है, जैसा आपको पता होगा। मैंने 2020 में ग्रेजुएट किया ITU एज एन इलेक्ट्रिक इंजीनियर और राइट नाउ मैं जॉब कर रहा हूँ एज ए डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव एक सॉफ्टवेयर कंपनी में। और मेरा जो बैकग्राउंड है, इंटरमीडिएट मैंने साइकोलॉजी से की है और मैट्रिक बेसिकली इकोनॉमिक्स से किया है। एडमिशन ITU में मैंने दिया था बैक इन 2016 और उस टाइम ITU की जो रिक्वायरमेंट थी वो 50% ITU का टेस्ट है और 50% एकेडमिक बैकग्राउंड है। और बीच में इंटरव्यूज़ वाला भी सीन हो गया था ITU का। आज के कोविड की वजह से इंटरव्यूज़ को नेगलेक्ट किया गया और 50% ही एकेडमिक बैकग्राउंड रखा है और 50% ही आपका टेस्ट का स्कोर रखा गया है। और बेसिकली जो टेस्टिंग मेथड है ITU का, ITU जो है सैट एक्सेप्ट करती है, सैट 1, और जो ITU का अपना टेस्ट है। रिगार्डलेस ऑफ दैट ITU कोई टेस्ट एक्सेप्ट NTS वगैरह नहीं करती। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। ठीक ठीक, माशाल्लाह माशाल्लाह, रियली डिटेल्ड रिस्पांस। अच्छा, थोड़ा सा बताइएगा कि एक स्टूडेंट है जो ITU में इंटरेस्टेड है, ठीक है, तो जो है वो कहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकता है और कहाँ पे इसको सबमिट करवाना होता है। एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो काफ़ी सिंपल है। आप ITU की वेबसाइट पे लॉग इन कर लें, itu.edu.pk पे जाएंगे। वहाँ पे आप जाके अपनी एप्लीकेशन देखेंगे, किस प्रोग्राम में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं। आप वहाँ जाएंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करेंगे कि आपके 60% से ऊपर नंबर हैं और आपका एकेडमिक बैकग्राउंड, आप जो भी चीज़ें आप अपनी फिल करेंगे और आप अप्लाई कर लेंगे रेलेवेंट प्रोग्राम के लिए एट ITU। ठीक ठीक, सही है। तो अच्छा अच्छा, आपने बता दिया कि जो है ना फॉर्म्स डाउनलोड करके जो है अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा सा बता दीजिएगा कि जो है इसके लिए फिजिकल अपीयर होना जो है वो जरूरी है ITU में टेस्ट के लिए अप्लाई करना, या जो है आप जैसे आपने 50% टेस्ट की वेटेज बताई, तो थोड़ा सा इस हवाले से बता दीजिए कि मैंने बिफोर कमिंग फॉर द टेस्ट इसके लिए मुझे फिजिकली ITU में जाना जरूरी है, या फॉर्म डाउनलोड हो गया उसी की फीस चालान सबमिट करवा के कुछ स्कैन कॉपी भेज सकता हूँ। तो इस बारे में थोड़ा सा बता दीजिएगा। बेसिकली आपकी एप्लीकेशन तो सबमिट ऑनलाइन भी हो जाएगी ITU के अंदर। जो ठीक आपका है चालान है वो आपको DOP ITU ब्रांच आकर पे करना पड़ेगा ठीक है फॉर द मोस्ट केसेस, क्योंकि अभी तक तो जो मुझे इन्फॉर्मेशन है वो यही है। बाकी आप किसी और DOP ब्रांच में भी जमा करवा के अपना वो ऐड कर सकते हैं। ठीक ठीक, सही सही। अच्छा अच्छा, जो है थोड़ा सा बताइएगा कि आपने जो है मतलब आपने फॉर्म भर दिए और आपको टेस्टिंग कॉल आ गई। एक तो ITU के सेंटर्स कहाँ कहाँ बनते हैं, और जो है इसके अलावा ITU के टेस्ट की में कोर्स कंटेंट क्या होता है। देखिए, ITU के जो सेंटर्स हैं वो ITU के अंदर ही बनते हैं। जो भी टेस्टिंग होती है ITU के अंदर ही होती है। और जो कोर्स कंटेंट होता है वो बेसिकली जनरल FSC के रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं और ऑब्वियसली इंग्लिश का भी एक पोर्शन होता है, उसमें मैथमेटिक्स का भी क्वेश्चन होता है और उसमें जनरल एनालिटिकल सेक्शन भी होते हैं। तो टोटल आपकी जो FSC की जो कॉन्सेप्ट है वो उसके ऊपर कंप्राइज कर रहा होता है ITU का टेस्ट। ठीक है, सही है। अच्छा, आपने जैसे बताया कि ITU का सेंटर जो है वो ITU में ही बनता है, तो इसका मतलब है कि एनी पर्सन इवन इफ ही इज लिविंग इन कराची और मतलब किसी और प्रोविंस में रह रहा है, उसको भी अल्टीमेटली टेस्ट देने के लिए ITU लाहौर में ही आना पड़ेगा। एग्जैक्टली ठीक आना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, कोर्स कंटेंट के बारे में आपने कब बताया कि जो है FSC का कोर्स कंटेंट होता है, तो आपके ख्याल में एक स्टूडेंट जिसने लॉजिकली FSC क्लियर की हुई है उसके लिए टेस्ट कितना मुश्किल होता है, मतलब वो अगर उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है बेसिक, तो वो ही वुड बी एबल टू डू इट द टेस्ट प्रॉपर्ली। एब्सोल्युटली, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो IELTS टेस्ट तो हल्का होता है। ठीक ठीक है है। अगर आप रोट लर्निंग मोड में नहीं है, सट्टे के उसमें नहीं है, तो आप बड़े आराम से टेस्ट पास कर लेंगे। ठीक है कोई मसला नहीं।
ठीक है। अच्छा, अभी आपने बात की कि जो है ना, अगर आप मतलब रट्टा वगैरह सिस्टम बेहतर है, मतलब यानी कि लॉजिकली आपने पढ़ा है तो आप जो है वो कर लेते हैं, तो थोड़ा सा बताइएगा ऑन दी बेसिस आप स्केल 0 to 10 आपके ख्याल में कितने नंबर देंगे आप कंसेप्चुअली, कितना टेस्ट होता है जो है आईटीयू का? देखें, अगर आप एनटीएस से कंपैरिजन करें आईटीयू के टेस्ट का, ठीक है। तो सिमिलर टू एनटीएस होता है, बट उसमें थोड़ी एडेड डिफिकल्टी होती है उसमें। ठीक है। ठीक है। मतलब नॉट दैट डिफिकल्ट, बट थोड़ी सी एडेड उसमें डिफिकल्टी होती है। ठीक ठीक ठीक। अच्छा अच्छा, एक ऐसा स्टूडेंट जो कह लें कि जो है इसके लिए जो है वो तैयारी करना चाह रहा है, आया उसको एकेडमी ज्वाइन करना या कोई पास पेपर्स वगैरह देखना लाजमी है, या मतलब अगर वो एफएससी सही तरह से कर रहा है तो जस्ट उसकी बेसिस पे वो टेस्ट दे सकता है और पास कर सकता है? टू बी ऑनेस्ट, मैं तो एंट्री टेस्ट के लिए कभी कोई एकेडमी रिकमेंड नहीं करूंगा स्टूडेंट्स को, क्या? क्योंकि क्योंकि मैंने ज्वाइन किया, पैसे ज़ाया किए हैं, बट आई थिंक आपको मतलब कॉन्सेप्चुअली इतना स्ट्रांग होना चाहिए, तो कोई मसला नहीं है आपके लिए। वही आप जी। कॉन्सेप्ट खुद रिवाइज कर लें, वो ठीक है। आपको बेहतर तरीके से समझ आते हैं। तो ठीक। एकेडमीज को तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड नहीं करता। ठीक है। मेडिकल के केस में चले फिर भी हो सकता है, लेकिन इंजीनियरिंग के केस में आई स्ट्रांगली डिसएग्री विद एकेडमी। ठीक है। खुद ही तैयारी करें। ठीक ठीक, माशाल्लाह, यानी खुद ही कॉन्सेप्ट क्लियर करें, उसकी बेसिस पे टेस्ट दे रहे तो यू वुड बी गुड टू गो। क्योंकि ठीक। इसका आपको अल्टीमेट फायदा, आगे आपने डिग्री भी करनी है, हम्म। तो आपके वो बेसिक्स टेस्ट फिर वही हो रहे होते हैं, बिल्कुल फिर वही बिल्कुल। आपकी पढ़ाई। बिल्कुल बिल्कुल, और उसके लिए आप एकेडमी ज्वाइन नहीं कर सकते आप वैसे। मेरे ख्याल अगर आप इस टाइम पे अपने आप को करेक्ट कर लें, तो ये गोल्डन मोमेंट होगा, क्योंकि आपके पास टाइम भी होता है 3-4 महीने, तो आप कंसेप्चुअली साउंड हो सकते हो, कोई मसला नहीं है। माशाल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी बड़ी जो जिसे कहते हैं रीजनेबल जो है एडवाइस भी है साथ में, क्योंकि ऑब्वियसली क्या होता है कि वो स्टूडेंट जो एफएससी के गए होते हैं वो एक दो सेमेस्टर तो यही कहते रहते हैं कि यार ये आउट ऑफ कोर्स पेपर दे दिया इन्होंने, हालांकि आपको सीख जाते हैं फोर्थ और फिफ्थ सेमेस्टर में कि आउट ऑफ कोर्स वाली कोई जो है वो यूनिवर्सिटी में चीज नहीं होती है। तो लेकिन जो है ना एफएससी वालों को यही मसला होता है, तो अगर कंसेप्चुअली पढ़ा हो तो वो शुरू से ही इस मामले में बेहतर रहेंगे, जो है ना, रियली गुड एडवाइस। अच्छा। जी जी। इंजीनियरिंग में ट्रेंड यही देखा जा रहा होता है, जो बच्चे लैगर्स होते हैं ना एसएससी मैट्रिक में, जी जी। वो जी जी। कंसेप्चुअली अगर स्ट्रांग हो तो वो यूनिवर्सिटी में स्वीप कर रहे होते हैं, जी जी। जी जी। चौक बड़ा अच्छा स्कोर कर रहे होते हैं, तो ये आपको देखना चाहिए। और इवन यूनिवर्सिटीज में जाके ग्रेड भी चेंज हो जाते हैं, वो स्टूडेंट्स जिन्होंने कभी तकरीबन 1000 मार्क्स भी लिए होते हैं, मतलब हो सकता है वो फिर भी उधर यूनिवर्सिटी में भी एक्सेल करें, लेकिन ये जरूरी नहीं होता। मेरा कहने का मतलब है कि ऐसे होता है कि मतलब जिन्होंने 800 या 80 सॉरी 70% तक मार्क्स नहीं होते हैं, लेकिन वो यूनिवर्सिटी में जाके स्कोर करना शुरू कर देते हैं, मतलब। लेकिन फिर वही बात, इसको आप रूल नहीं बना सकते, लेकिन ऐसा देखने में ऑब्जर्वेशन जरूर आती है कि जो है ना मार्क्स जो एफएससी के वो उतने मैटर नहीं कर रहे होते, मतलब आपने एफएससी में अगर मार्क्स ले भी लिए हैं इट इजंट अ प्रूफ ऑफ के आप जो है यूनिवर्सिटी में जाके एक्सीलेंसी अचीव कर सकेंगे। अच्छा। अच्छा, थोड़ा सा बता दीजिएगा कि आपने उसका तो बता दिया कि अगर एफएससी वगैरह ठीक है, अब टेक्निकल कोर्सेज तो चलो एक स्टूडेंट ने हैंडल कर लिया, अब बातें इंग्लिश की तरफ। इंग्लिश की तरफ आप क्या समझते हैं कि एक स्टूडेंट जिसने एफएससी की हुई है, मतलब जो है, तो या मतलब रिटर्न में अच्छे मार्क्स लिए, तो वो उनकी इंग्लिश के जो क्वेश्चंस हैं उनको सही तरह हैंडल कर पाता है, या आपके ख्याल में थोड़ा मुश्किल होता है? थोड़ा सा, यानी उसकी खुद की भी स्टडी होनी चाहिए, लाइक अखबारें शखबारें पढ़ रहा है, यानी उसकी मैं सिनोनियम्स वगैरह की, थोड़ा सा इस बारे में क्या बताएंगे कि किस तरह की वोकैबुलरी होनी चाहिए? अखबार बारे पढ़ना तो वैसे अच्छी बात है, बट अगर अखबार बारे नहीं पढ़ी, आपको बेसिक सेंटेंस की नॉलेज है और जी। आपको कॉन्टेक्चुअल मीनिंग चीज़ों के पता होते हैं, तो सिनोनिम्स आपको नाम भी पता होता है, तो उसमें आपको कॉन्टेक्स्ट चीज़ को समझ आ रहा है, तो ठीक है। इतना डिफिकल्ट नहीं है मेरे ख्याल में। अगर एक बंदा है उसने पढ़ा है सही तरीके से, मतलब पीछे से सही तरह पढ़ता आ रहा है, तो मेरा नहीं ख्याल कोई एक्स्ट्रा माइल है उसके लिए अंग्रेजी को पास करना। लेकिन ठीक। कह सकते हैं कि शायद थोड़ा सा डिफिकल्ट हो, स्टूडेंट ने शायद अंग्रेजी को टच ही ना किया हो कभी उस ठीक है। तरीके से, ठीक है। उनके लिए थोड़ा सा हो सकता है, बट जो लोग सही तरह करते आ रहे हैं उनके लिए मेरा नहीं ख्याल कोई डिफिकल्टी होनी चाहिए। ठीक ठीक, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा मोहम्मद नुमान साहब, लेट्स एक्सपेक्ट के जो है ना किसी ने हमारा इंटरव्यू देखा, किसी ने नहीं देखा, वो टेस्ट माशाल्लाह पास कर गया, जो है ना, तो आया उसके बाद कोई इंटरव्यू भी होता है या टेस्ट की बेसिस पे और एफएससी की बेसिस पे एग्रीगेट बन के जो है आपका एडमिशन हो जाता है उसमें आईटीयू में? इंटरव्यू होता है आईटी में, बट ड्यू टू कोविड आजकल, क्योंकि उस तरीके से आप
इंगेज नहीं कर सकते, हम आम को एंटरटेन नहीं कर सकते, तो उन्होंने ठीक है। 50% एकेडमिक रख दिया और 50%। अगर कोविड का सिनेरियो ना होता तो टेस्ट और इंटरव्यू की जो वेटेजेस अलग अलग हो जाती, मीनिंग ठीक कि है। 30% टेस्ट रख दिया, 20% इंटरव्यू हो गया। इंटरव्यू में बेसिकली आपके वो कॉन्सेप्ट्स को देख रहे होते हैं कि यार अगर आईएएस टेस्ट पास किया है तो उसके कॉन्सेप्ट्स कैसे हैं, बस ठीक। इतना सा फर्क है। ठीक है, यानी यानी इंटरव्यू भी टेक्निकल रिलेटेड ही होता है कि मतलब आपने ठीक है टेस्ट तो पास कर लिया, हो सकता है टेस्ट में तो मतलब वैसे तो ये बड़ा मुश्किल ही चांसेस है, लेकिन हो सकता है आपकी किस्मत बड़ी अच्छी और आपने एबीसी करके भी लगाए हो तो वो चल गया। लेकिन जो है वो इंटरव्यू में बिल्कुल ही जो जिसे कहते हैं कि वो वॉश आउट हो गया, आपको पता चल जाता है कि यार इसने मतलब कंसेप्चुअली से चीजें पता भी हैं या नहीं है, तो है ना। बेसिकली वो आपकी प्रेफरेंस पूछ रहे होते हैं, आपने अगर डबल ई चूज किया, आपने कहा मुझे फिजिक्स पसंद है, डन हो गया। तो आप उसी में थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं, बस आपकी एक माइंड का आइडिया हो जाता है कि हाँ यार एक लॉजिकल माइंड है, तो आगे ठीक है। चल सकते ठीक है। ठीक हैं। है। कोई अच्छा, इसमें कोई रॉकेट साइंस वाले सवाल नहीं डन हो गया। है। तो आपने ये बताया, तो इसका मतलब है कि इंटरव्यू मोस्टली दो पार्ट्स में कंसिस्ट होता है, एक आपके क्या नाम है टेक्निकल नॉलेज के बारे में, और एक एचआर थोड़ा सा कि आपने अगर इस ब्रांच में आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, या जो है आपकी प्रेफरेंसेस वगैरह उसके बारे में। नॉर्मल सा इंटरव्यू होता है, बस आपको थोड़ा सा आपको चेक करते हैं, ठीक है। बाकी आपके कॉन्सेप्ट्स को और आपकी प्रेफरेंस के साथ करते हैं, कुछ ठीक है। नॉट दैट बिग। ठीक ठीक, माशाल्लाह। अच्छा अच्छा, मुझे बताइएगा कि एक स्टूडेंट है जिसने इंटरव्यू भी पास कर लिया, टेस्ट भी पास कर लिया, अगर इंटरव्यू नहीं था तो चले फिर भी एग्रीगेट में आ गया, भी हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो उसने ओवरऑल मेरिट अचीव कर लिया है फॉर गेटिंग एडमिशन इनटू आईटीयू। तो थोड़ा सा बताइएगा कि फर्स्ट सेमेस्टर में या सेमेस्टर वाइज फीस क्या होती है, जो है मैं एब्सोल्यूट टर्म्स ना भी हो, जस्ट मतलब एक अंदाजा हो जाए एक स्टूडेंट जो वो आना चाह रहा है आईटीयू में। देखिए फीस टोटली डिपेंडेंट होती है क्रेडिट के ऊपर, आपको भी पता है। ठीक है। ठीक। तो 5500 5500 पर क्रेडिट आर आई की फीस है, ठीक है। सही है। और आई गेस आप पहले सेमेस्टर में 20 क्रेडिट आवर्स ले रहे होंगे, ठीक है। तो आई गेस यू कैन डू द मैथ, तो आप 1,10,000 वगैरह बनती है इस तरीके से, तो आप 25,000 एक 30 के करीब आप टोटल सेमेस्टर फी करते हैं, क्योंकि ठीक आपको शुरू में एडमिशन सारा कुछ वो देनी होती है। है। ठीक है। ये आप इसको ज्यूम कर सकते हैं, एक 30 राउंड एक 35 के राउंड ठीक है। 1 लाख अच्छा, का। ठीक ठीक ठीक। अच्छा नुमान साहब, आपने जैसे बताया 1,20,000 1,30,000 रुपए, अब ये अमाउंट जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए डिफिकल्ट टू पे भी है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए क्या असिस्टेंस जो है वो आईटीयू ने जो है प्रोवाइड की हुई है, या किस तरह वो असिस्ट करते हैं उन स्टूडेंट्स को कि जो है ना, चाहे वो स्कॉलरशिप की फॉर्म में हो या फाइनेंशियल एड के, मतलब एक स्टूडेंट है जो चले मेरिट पे तो आ गया, लेकिन ही इजंट एबल टू पे द फी, या वो पार्शियली पे कर सकता है या हो सकता है पूरी तरह ही नहीं पे कर सकता है, तो उसके लिए क्या क्या एवेन्यूज जो है वो आईटीयू ने प्रोवाइड किए हैं। ITU is very rich in terms of scholarships. मैं आपको scholarships बारी बारी गिनवा देता हूँ, मेरिट और फाइनेंशियल बेस्ड होती है। जी जी। मेरिट में ITU का अपनी स्कॉलरशिप्स आ जाती है, 3.5 से ऊपर आपकी स्कॉलरशिप शुरू हो जाती है ITU के अंदर, बेस्ड ऑन द CGPA। 3.9 के ऊपर आप मतलब फुली ट्यूशन फीस से एग्जम्प्ट हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी आती है एहसास प्रोग्राम है, HEC की नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है, और पंजाब एंडोनमेंट फंड है। ये 3 मेरिट फाइनेंशियल बेस्ड स्कॉलरशिप है, और मोस्टली स्टूडेंट्स इनके अंदर हो जाते हैं, क्योंकि पीफ की रिक्वायरमेंट काफ़ी सख्त है। अगर आपको वो नहीं सूट करती तो आप HEC में आ जाए, HEC में जाए सास में करना, तो स्टूडेंट के लिए कोई इतना मसला नहीं आएगा। अगर वो एक्टिव हैं और फॉलो कर रहे हैं, वेबसाइट के ऊपर भी ये सारी चीज़ें मेंशन हैं, तो वो बड़े आराम से हो सकते हैं, क्योंकि अगर आपके फाइनेंसिस नहीं है, ऑब्वियसली आप डिजर्विंग हैं, आपको वो फॉर्म्स आपको दे दिए जाएंगे, आप वो फिल आउट करें, सबमिट करें, तो आपका चांस बन जाता है उसमें। ठीक है, यदि आपके ख्याल में एनी स्टूडेंट जो एक दफा उसने पास आउट कर लिया है और जो है वो मेरिट पे आ गया है और अच्छे एकेडमिक्स रखता है, वो तो वैसे ही मेरिट पे स्कॉलरशिप है, अदरवाइज मतलब अगर थोड़ा जो है वो बेहतर भी अप टू डेट परफॉर्मेंस नहीं भी शो कर रहा है, तो कम से कम किसी न किसी जो है वो मद में उसकी फाइनेंशियल असिस्टेंस हो जाती है। हो जाती है। ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह, रियली पॉजिटिव जेस्चर ऑफ आईटीयू। अच्छा, थोड़ा सा बताइएगा कि एक स्टूडेंट जो है अपने स्कॉलरशिप वगैरह तो कर रहे हैं, अब हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स तो डे स्कॉलर होंगे जो सुबह आते होंगे शाम में चले जाते होंगे, अब इसके अलावा वो स्टूडेंट्स जो कह लें कि जो है वो मतलब आउटसाइड द सिटी है, उसके लिए क्या कोई हॉस्टल अवेलेबिलिटी कोई की हुई है आईटीयू ने, या उसके लिए कैसे कैसे आप अवेल कर सकते हैं वो चीजें।
अनफॉर्चुनेटली आईटीयू का भी अपना कैंपस नहीं है, ऑल्दो आईटीयू को जगह अलॉट हुई भी है 184 एकड़ में। ठीक है। तो टिल जब तक नए कैंपस तक शिफ्ट नहीं होते, ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल अवेलेबिलिटी नहीं है। ठीक। बट जिस लोकेलिटी में आईटीयू है, देर आर वेरी मतलब अच्छे हॉस्टल्स वहाँ पे मिल जाते हैं आपको, जी। इकोनॉमिकल हॉस्टल भी उस विसिनिटी में मिल जाते हैं। स्टूडेंट्स इस तरह मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि आईटीयू फिरोजपुर रोड पे है, उसके साथ मॉल टाउन की भी एक्सटेंशन लगती हैं, उसके साथ आगे मतलब वॉल्टन वाली साइड भी लग रही होती है, तो आप मैनेज कर लेते हैं। लेकिन ये ऑब्वियसली एक हॉस्टल अवेलेबिलिटी एक अच्छी चीज़ होती है, तो ये ठीक है। नहीं है और सही सही। नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन लेकिन हॉस्टल के रिसोर्सेज रेडिली अवेलेबल हैं, यानी कि आप फर्स्ट डे अगर आए हैं, चाहे दूर से ही आए हैं, कि मतलब आप नहीं कहीं और आपका कोई रिश्तेदार भी नहीं है, तो आप फर्स्ट डे में भी हॉस्टल अवेल कर सकते हैं, जो है ना, अगर आप तवज्जो करते हैं उसके लिए कि यार मैं मतलब कोई हॉस्टल अवेल हो जाए। एग्जैक्टली। ठीक है, डन हो गया। अच्छा अच्छा, थोड़ा सा बता दीजिएगा इस टाइम आईटीयू जो है वो बीएस में कौन कौन सी डिग्री जो है वो प्रोवाइड कर रहा है? बेसिकली आईटीयू के 5 प्रोग्राम्स हैं: बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स विद डेटा साइंस। अच्छा अच्छा, ठीक है, माशाल्लाह। और ये मोस्ट प्रॉब्ली सारे 4 इयर्स की जो है वो इंजीनियरिंग रिलेटेड प्रोग्राम्स है। जी, 4 साल के प्रोग्राम। जान हो गया। अच्छा अच्छा, मुझे बताइएगा कि आपने बता दिया, आप थोड़ा सा बताइएगा कि किस तरह के स्टूडेंट्स हैं जो आपको लगता है कि आईटीयू में बड़ा कंफर्टेबल फील करते हैं, और किन के लिए थोड़ा मुश्किल होता है टू एडजस्ट टू द एनवायरनमेंट ऑफ आईटीयू। मतलब हर यूनिवर्सिटी की एनवायरनमेंट होती है जिसमें खास मतलब हो सकता है 80% स्टूडेंट्स तो जो है वो लाइक कर रहे हो, लेकिन कईयों के लिए मुश्किल हो जाता है, मतलब कईयों की एनवायरनमेंट थोड़ी सख्त होती है कि 9 to 6 के बाद जो है, जैसे मतलब नस्ट साइड पे चले जाए तो वहाँ उनका हॉस्टल की भी टाइमिंग होती है कि 8 o'clock के बाद आप बाहर नहीं जा सकते हैं। इसी तरह हर यूनिवर्सिटी क्या उसकी प्रोस भी होते हैं, मतलब कि आपकी स्टडी एकेडमिक बहुत अच्छा होगा, तो हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। तो आईटीयू में आप क्या समझते हैं, क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं फॉर स्टूडेंट्स? आई डोंट थिंक सो कि प्रोज एंड कॉन्स स्टूडेंट के लिए होंगे, क्योंकि आईटीयू में ऑलरेडी एक कल्चरल मिक्स है। डिफरेंट लोकेलिटी से स्टूडेंट आते हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड से स्टूडेंट आते हैं। तो मेरे ख्याल में प्रोज ये है कि स्टूडेंट की अच्छी ग्रूमिंग हो जाती है आईटीयू के अंदर, और काफ़ी अच्छी ग्रूमिंग हो जाती है। तो इस तरह की कोई चैलेंज नहीं है स्टूडेंट का, कोई पढ़ाई में बोझ है, कोई एक्सेल नहीं कर पा रहा, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली टीचर्स हैं तो उनके टीचिंग असिस्टेंट भी हैं। हर टीचर के 2-2 असिस्टेंट भी होते हैं, टीचिंग असिस्टेंट। ठीक ठीक तो ठीक अगर आपको वहाँ से मसला हो रहा है, टीचर से नहीं पता लग रहा, तो आप उनके असिस्टेंट से भी पूछ सकते हैं। ठीक तो इस मामले में एकेडमिक के लिए तो आए, इस कोई इसमें कोई मसला नहीं। ठीक है। और कल्चरली भी मतलब जो जैसे कहते हैं कि डिफरेंट किस्म के जो सोसाइटीज में जाना चाह रहे हैं उनके लिए सोसाइटीज का इंतजाम है कल्चरली मिक्स होने का, और जो थोड़े इंट्रोवर्ट है और नहीं इतना जो है वो मतलब अपनी साइड पे रहना चाहते हैं, तो उसके लिए भी मतलब यानी कि हर किस्म के कल्चर और जो है जिसे कहते हैं नेचर के बंदे को जो है वो अकोमोडेट करती है आईटी। हर बैकग्राउंड के लोग आईटीयू में पढ़ते हैं और आप इसमें कोई जिस कर रहे हैं पीस। डन डन हो गया। अच्छा अच्छा, थोड़ा सा बता दीजिएगा कि ऐसी कोई एडवाइस जो आप माशाल्लाह अब आपने ग्रेजुएशन कर ली है, तो आप उस लेवल पे आके आप बता सकते हैं कि यार ये चीज जो मैं देखता हूँ कि न्यू स्टूडेंट्स हमेशा करते हैं, तो अगर मतलब ये चीज अगर पहले से ही वो अडॉप्ट करके आए तो बेहतरी होगी यूनिवर्सिटीज में आके, जो है ना, जो स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल होगी ऑब्वियसली कभी आपने किया होगा तो आपको लगा होगा कि यार ये चीज मुश्किल है, तो इस चीज को अगर वो कर लें तो जो है वो उस एनवायरनमेंट से एडजस्ट जरा जल्दी हो जाएंगे। आई गेस इन्वायरमेंट में एडजस्टमेंट तो इतना मसला नहीं होता, क्योंकि ठीक है। आपकी शुरू में जब आप मिलते हैं तो आपकी हाई स्टडी हो जाती है। लॉन्ग रन में स्टडीज़ के हवाले से तो एडवाइस यही है कि आप अपने सीनियर से हमेशा हेल्प सीख करें, क्योंकि वही लॉन्ग रन में जब वो कहीं प्लेसमेंट उनकी भी हो रही होगी जॉब वगैरह के लिए, तो दे कीप यू इन माइंड। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, तो मेरी भी यही एडवाइस होगी कि अपने सीनियर से एडवाइस लें, क्योंकि वो वहाँ से आपको बेहतर गाइड करेंगे कोर्सेज के हवाले से भी, सारी चीज़ के हवाले से। और अगर आप उनसे जल्दी इंटरेक्ट कर लेते हैं तो आइए साथ की बहुत जल्दी अंडरस्टैंडिंग की चीज़ों की डेवलप हो जाती है। इस तरह चीज़ें लेके चलती हैं। रियली थैंक्स, माशाल्लाह, रियली थैंक्स नुमान साहब, आपने माशाल्लाह बड़े डिस्क्रिप्टिवली सारे जो है वो क्यूरीज रिजॉल्व कर दी।
तो दोस्तों अगर आपकी भी कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट्स में पास कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि नुमान साहब तक जो है वो पहुंचा सकूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको फर्दर वीडियोस मिलती रहें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और बार-बार इस चैनल पर आने के लिए मोहम्मद फवाद मिर्ज़ा आपका तहे दिल से शुक्रगुज़ार। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।